A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 के बारे में। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे मेल कर सकते हैं। दिस इज़ माय इंस्टाग्राम लिंक और ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी चैप्टर्स के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं क्लास 6, 7, 8 और 9 साइंस एनसीईआरटी के लेक्चर्स को देखना तो उन सब का लिंक भी इसी टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है। जब आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें तो कृपया मेरे नाम की स्पेलिंग लिंक में ज़रूर चेक कर लें। दिस इज़ द ओनली वन टेलीग्राम चैनल जो कि मेरा चैनल है। तो इस चैप्टर में हम लोग जो है वो बात करने जा रहे हैं अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इस चैप्टर में जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है। तो इस चैप्टर में हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से हमारा ब्रेन, हमारी जो नर्व्स हैं वो किस तरीके से काम करती हैं और हम किस तरीके से किसी एक्शन को परफॉर्म कर पाते हैं और किस तरीके से हमारा रिफ्लेक्स एक्शन काम करता है कि हमने किसी गर्म चीज़ को या किसी ख़तरनाक चीज़ को अगर अपने कांटेक्ट में आएंगे तो हम अपने आप रिफ्लेक्सली उससे दूर चले जाते हैं बिना सोचे समझे। तो हम इन सब प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे। आपने पहले वाले चैप्टर में देखा था, तो पहले वाले चैप्टर में हमने बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बात किया था। तो जो ये सारे के सारे जो चीज़ें थी, लाइफ प्रोसेस जो थे, ये मेंटेनेंस फंक्शन था हमारे बॉडी का। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेंटेनेंस फंक्शन है वो सारा का सारा। उसे सांस लेना है, उसे चलना है, उसे ब्लड पंप करना है, ये सारी चीज़ें थी। तो हमने ये बोला कि अगर हम जिंदा है, अगर हम एक नोशन की बात करते हैं, अगर कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा है तो हम कैसे पता लगाते हैं कि वो जिंदा है? हम देखते हैं उसके अंदर कोई मूवमेंट हो रही है, ग्रोथ है, वो रिफ्लेक्स एक्शन शो करता है। ये सारी चीज़ें उसको जिंदा बनाती है। हम डिफ्रेंशिएट करते हैं उसको कि नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंस होता है। तो यही होता है। तो जो ये मूवमेंट्स होती हैं ये रिजल्ट क्या करती हैं? ग्रोथ, प्लांट्स में, एनिमल्स में सीड जर्मिनेट होता है, ग्रो करता है। ओके, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। लेकिन if its growth were to be stopped, these movements would not happen। अगर ग्रोथ रुक जाए तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी नहीं होती है। तो हम इसी चैप्टर के बारे में अब इसमें बात करेंगे। हम बात करेंगे कंट्रोल। Living organism must use system providing control and coordination. In keeping with the general principle of the body organization in multicellular organisms, specialized tissues are used to provide these control। अब हमने बात किया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर एक ही सेल होती है, सारे के सारे फंक्शन वही सेल परफॉर्म करती है। बट हमने बात किया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारे अलग अलग सेल्स होते हैं। अलग अलग तरीके के सेल्स कंबाइन होके एक तरीके का टिश्यू बनाते हैं। वो टिश्यूज कंबाइन होके ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन्स अलग अलग तरीके के कंबाइन होके पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। ये हम पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो ये जो टिश्यूज होते हैं अलग अलग बॉडी का फंक्शन करने के लिए अलग अलग तरीके के ऑर्गन्स बने होते हैं। मल्टीपल ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें कितने सारे ऑर्गन्स काम कर रहे थे। हमारे मुंह से शुरुआत हुई थी, ईसोफेगस थी, फिर स्टमक था, इंटेस्टाइन्स थी, फिर लार्ज इंटेस्टाइन थी। साथ साथ में उसको ऐड कौन कर रहा था? एडअप हो रहा था लिवर से, बिलियरी बाइल ऐड हो रहा था, पैंक्रियाज हेल्प कर रहे थे। ये सारी चीज़ें देखी हमने। अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो हार्ट था, फिर ब्लड वेसल्स थे, कैपिलरीज थे एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा है नर्वस सिस्टम। तो अब हम नर्वस सिस्टम क्या होता है हम उसके बारे में जानेंगे। एनिमल के केस में नर्वस सिस्टम है। एनिमल के केस में क्या होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है मस्कुलर टिश्यू। नर्वस सिस्टम का ब्रीफ जो है, नर्वस सिस्टम का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो हम पढ़ चुके हैं क्लास 9 में। तो जिस किसी ने वो क्लास 9 का चैप्टर नहीं पढ़ा है तो काइंडली गो बैक एंड रीड द चैप्टर ऑफ क्लास 9 फर्स्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम में। हमने बात किया था हमारा ब्रेन था, दो तरीके का, CNS था हमारा और PNS था, है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैंने आपको बताया था इसके अंदर क्या आता था, हमारा ब्रेन आता था और स्पाइनल कॉर्ड आता था। ब्रेन और उसकी एक्सटेंशन स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारी नर्व्स आती थी जो हमारी
पीएनएस से सारी की सारी सब स्पाइनल कॉर्ड से अलग अलग तरीके की नर्व्स निकली हुई हैं, हाथों में, पैरों में, पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई है। वो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था। तो ये तरीके से हमने दो तरीके का मतलब नर्वस सिस्टम को इस तरीके से हमने पढ़ा था। तो जब भी हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो क्या है, वो एक डेंजरस सिचुएशन है। तो क्या होता है, जैसे ही आपने कोई हॉट ऑब्जेक्ट को हाथ लगाया, क्या आप उसके बारे में सोचते हो? मान लीजिए आपको दिखाई भी नहीं दे रहा, आप इधर अपना फेस रखिए, कोई और आप एक्सपेरिमेंट, अगर आपका गलती से हाथ टच हो गया, आपने उसको देखा नहीं, आपने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन आपने रिफ्लेक्स एक्शन क्या हुआ आपका, आपने झट से उस अपने हाथ को पीछे खींच लिया, बिना देखे, बिना सोचे, बिना कुछ किए। ये होता है हमारी बॉडी का रिफ्लेक्स एक्शन, जिसमें कि हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वी आर नॉट सपोज टू थिंक अबाउट दैट मोमेंट। हम बिना सोचे ही उस पर एक्शन लेते हैं, वो हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। दूसरे एक्शंस होते हैं हमारे थिंकिंग बेस्ड एक्शन। हमने देखा, हमने किसी चीज़ के बारे में सोचा और फिर हमने एक्ट किया। दैट इज़ आवर प्रॉपर थॉट प्रोसेस है वो हमारा। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन थॉट प्रोसेस से कैसे अलग है, उसके लिए हमें कुछ भी सोचना नहीं है, हम सिर्फ वो स्टिमुलस हमें मिला और हमने एक्ट किया। दैट इज़ द रिफ्लेक्स एक्शन। जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे एनवायरनमेंट में, वो डिटेक्ट कौन करता है, कैसे डिटेक्ट होती है? हमारी नर्व्स डिटेक्ट करती है। हमने नर्व सेल के बारे में भी पढ़ा था, उसमें हमने उसका स्ट्रक्चर देखा था, डेंड्रॉन्स का स्ट्रक्चर देखा था हमने, इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर बना हुआ था, ये नर्व सेल का स्ट्रक्चर है, हमने ये देखा था। ठीक है, तो हमारे जो रिफ्लेक्स एक्शन के लिए या हमारे किसी भी स्टिमुलस को ग्रैब करने के लिए हमारी नर्व्स होती हैं। सॉरी, नर्व सेल्स हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई हैं। उसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, उन नर्व सेल्स के ऊपर। दे आर यूजुअली लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन्स सच एज इनर ईयर, नोज, टंग। यहाँ पे हमारे रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। जो भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनमें हमारे रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। स्किन में रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। जैसे ही आपको कोई टच करता है, या अगर आपके स्किन के ऊपर चींटी चल रही है, आपको पता चल जाता है कितनी छोटी सी चींटी है। जैसे ही उसने आपको टच किया, आपको रिसेप्टर्स के थ्रू आपको टच सेंसेशन फील हो जाता है। और वो रिसेप्टर्स जो होंगी, आपकी नर्व्स जो होंगी, वो पूरी फैली हुई हैं आपके शरीर में, वो ब्रेन तक लेके जाएंगी। आपका ब्रेन उसे प्रोसेस करेगा कि कोई चीज़ जो है आपके ऊपर चल रही है, और आप झट से फिर एक्शन लोगे, आप उसको हटाओगे, जो भी आप एक्शन लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से रिसेप्टर्स हमारे लगे होते हैं। तो जो गस्टेटरी रिसेप्टर्स हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं? जो हमारे को टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर क्या होते हैं? ऑल्फैक्टरी नर्व से आया है। गस्टेटरी टेस्ट, ऑल्फैक्टरी स्मेल। ओके, acquired at the end of the dendritic tick of a nerve cell, set off a chemical reaction that creates a electric impulse. देखो, जो भी नर्व सेल होती है, नर्व सेल जब भी कोई स्टिमुलस को ग्रैब करेगी, जब उसे पता चलेगा, मान लीजिए स्किन है, उसने टच सेंसेस को रिसीव किया, तो वो कैसे करती है? वो आगे केमिकल रिलीज कर देगी। ठीक है, केमिकल रिलीज कर देगी। वो केमिकल जैसे ही रिलीज होगा, दूसरी नर्व सेल्स को भी पता चल जाएगा, और वो एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स की तरह जाता है। जैसे स्विच ऑन किया ना आपने, ये स्विच लगा हुआ है, जैसे ये स्विच ऑन हुआ, पूरी की पूरी वायर को पता चल जाता है ना, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बन गया है, और बल्ब जल जाता है। सिमिलरली, जैसे ही आपको कोई स्टिमुलस आपकी बॉडी के रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं, वो उसको ट्रांसफर करते हैं इन फॉर्म ऑफ ए केमिकल जो है इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्रिएट करता है, और वो हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है सिग्नल। ये जो impulse travel from the dendritic to cell body and then along the axon to its end. ये हमने पढ़ा था, ये सेल बॉडी है, ये इसका डेंड्रॉन है। यहाँ से आपने इम्पल्स को उठाया, इधर से होता हुआ यहाँ तक गया, और ये फिर आगे ट्रांसफर होता जाएगा। यही इसमें लिखा हुआ है। द इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम डेंड्राइट टू सेल बॉडी एंड देन along the axon to the end. The end of the axon, the electric impulse set off the release of some chemical. These chemical cross the gap or synapses and they start similar electric impulse in the dendrion of next neuron. देखो क्या होता है, ये एक न्यूरॉन है, इसने यहाँ से सिग्नल उठाया, इसने यहाँ से सिग्नल उठाया, इसने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया, यहाँ पे ट्रांसफ़र किया, यहाँ पे दो एक्सॉन जुड़े हुए हैं, दो न्यूरॉन जुड़े हुए हैं ये वाली जगह पे, यहाँ पे इसने केमिकल रिलीज़ किया, केमिकल।
ये केमिकल फिर इसने पिक किया, इसने आगे किया, सिमिलरली यहाँ पे केमिकल रिलीज करेगा, वो केमिकल को रीड करते जाएंगे नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। वो जो एक न्यूरॉन जब जैसे ही इम्पल्स को पिक करेगा वो एक केमिकल रिलीज कर देगा, वो केमिकल जो है नेक्स्ट न्यूरॉन के लिए इलेक्ट्रिक इम्पल्स होगा, सिमिलरली नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, और वो आगे पास ऑन होता जाता है। ओके, केमिकल के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में, ठीक है। दिस इज जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्वस इम्पल्स ट्रेवल इन द बॉडी। अ सिमिलर साइनेप्स finally allows delivery of such impulse from neurons to other cells such as muscle। अब उसी तरीके से वो केमिकल के फॉर्म में जाता रहेगा इलेक्ट्रिक इम्पल्स बन बन के, और वो जो मसल्स को एक्शन लेना है, मान लीजिए हाथ के पास गर्म कुछ था तो हाथ को एक्शन लेना है, इन मसल्स को एक्शन लेना है, तो वो इन वाली मसल्स को भी इसी तरीके से सिग्नल भेजेगा और ये मसल्स इन रिस्पॉन्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी और हमारा हाथ पीछे खिंच जाएगा। इस तरीके से ये काम करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो होते हैं न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यहाँ पे इम्पल्स आया, यहाँ से यहाँ पास हुआ, यहाँ पे जहाँ पे दोनों का जंक्शन है वहाँ पे केमिकल रिलीज हुआ, वो जो केमिकल होगा वो नेक्स्ट न्यूरॉन के लिए सिग्नल का काम करेगा। चेन चलती रहेगी इसी तरीके से, कहाँ तक चलेगी, जहाँ पर जिस मसल को एक्शन लेना है वहाँ तक। ओके, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का फोटो दिखाया गया हुआ है, एक जगह पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी दिखाया गया हुआ है, मसल्स के साथ में कैसे एंड करता है, कैसे कनेक्ट करते हैं नर्व्स। तो क्या होता है, इट इज दस नो सरप्राइज दैट द नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ, किससे बना है नर्वस टिश्यू, नर्व सेल्स का जाल बिछा हुआ है हमारे बॉडी के अंदर, न्यूरॉन्स का, एंड इज स्पेशलाइज फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिक इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। इस तरीके से हमारे नर्व्स के सिग्नल जा रहे हैं कहीं पे भी। मान लीजिए फिंगर्स के ऊपर आपको कोई इम्पल्स हुआ, ये इम्पल्स यहाँ पे हमारी नर्व्स हैं, ये नर्व्स के थ्रू एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद यहाँ तक जाएगा 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 जाएगा, ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन से प्रोसेस होगा, ब्रेन फिर कुछ सिग्नल देगा, जाएगा जाएगा जाएगा, वापस वो वाला एक्शन लेना है। इस तरीके से काम करता है। वो तो हुआ सोचा समझा एक्शन। दूसरा होता था रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि क्विकली काम करता है, बहुत क्विकली, उसमें थिंकिंग की भी ज़रूरत नहीं है। आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन इज, अगर हम न्यूरॉन के बारे में सोचते हैं तो वेयर इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, so which information travels an electric impulse, where is the impulse must be converted into a chemical signal and onward transmission। ये सब कहाँ हो रहा है ये हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, मैंने आपको बताया। रिफ्लेक्स एक्शन जो वर्ड है, कॉमनली व्हेन वी टॉक अबाउट सम सडन एक्शन, सडन एक्शन हमने बात किया। If nerve impulse are sent around the way we have talked about earlier, then thinking is also likely to involve in creation of such impulse। thinking process आ जाएगा बीच में। लेकिन रिफ्लेक्स में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे रिसेप्टर लगा हुआ था, सेंसरी न्यूरॉन ने, देखो दो तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी एंड मोटर। सेंसरी एंड मोटर, सेंसरी क्या होता है, सेंसेस लेके जाते हैं, मोटर मैसेज लेके आते हैं कि भाई तुम्हें काम करना है, मोटर न्यूरॉन से आप काम करते हो, सेंसरी से आप टच लेके जाते हो। तो सेंसरी न्यूरॉन ने पिक किया, इधर गया, स्पाइनल कॉर्ड है ये, साइनेप्सिस, स्पाइनल कॉर्ड, ग्रे मैटर, वाइट मैटर, और फिर मोटर न्यूरॉन ने यहाँ से उठाया और यहाँ से रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे यहाँ पे पहुँचा सीधा एक रिफ्लेक्स एक्शन, मोटर न्यूरॉन ने बोला हटाओ हाथ, यहाँ पे था गर्म ऑब्जेक्ट, आपको जैसे ही सेंसेस आपकी ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचे, आपके इसने एक्शन लिया उसी वक्त। तो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स ने झट से काम कर दिया। थिंकिंग क्या है, थिंकिंग कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, सो इट इज बाउंड टू इन्वॉल्व ए कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शन ऑफ मैनी नर्व्स फ्रॉम मैनी न्यूरॉन। इन दिस केस, if this is the case, there is no surprise that thinking tissue in our body consists of dense network of integrated arranged neurons। So it sits in the forward end of the skull and receives signal from all over the body which it thinks about before responding to them। हमारा जो ब्रेन का ये वाला आगे वाला पोर्शन है, ये थिंकिंग प्रोसेस में काम करता है, जिसको हम सेरिब्रम बोलते हैं, जिसके बारे में हम अभी डायग्राम में देखेंगे। ये रहा, ये देखिए, ये हमारे बॉडी का ये वाला पार्ट जो है ब्रेन का, दैट इज सेरिब्रम, ठीक है। फिर एक हमारी बॉडी का हिंड ब्रेन होता है, जिसके अंदर आता है मेड्यूला एंड सेरिबेलम, हमारा छोटा ब्रेन जो हमारे सर के पीछे, जो हम छोटा ब्रेन भी बोलते हैं, सेरिबेलम। ये सेरिब्रम होता है, ये सेरिबेलम होता है, ये मेड्यूला होता है अंदर। तो ये हमारे बॉडी ब्रेन के मेन पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन,
मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ये वाला हिंड ब्रेन, ये मिड ब्रेन, ये हिंड ब्रेन, तो ये आप इसमें देख लीजिएगा। तो हम बात क्या कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे कि अगर हमारे को सोचना है, समझना है, तो हमारे सेरिब्रम तक वो जाएगा रिफ्लेक्स, वो सेंस। बट obviously in order to receive these signals, the thinking part of the brain in the skull must be connected to nerves coming from various parts of the body. Similarly, if this part of brain is to instruct muscles to move, nerves must carry this signal back to different parts of the body. हमारी जो सेंसरी ऑर्गन्स, जो सेंसरी नर्व्स हैं, जो सिग्नल पिक करती हैं, वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाती हैं और उस ब्रेन से फिर वो प्रोसेस होके वापस पहुंचता है। अगर ये सारा का सारा काम जो हमने अभी बात किया, सेंसरी नर्व्स ने पिक किया, ब्रेन तक पहुंचाया, ब्रेन ने प्रोसेस किया, वापस सिग्नल भेजा, तो क्या होगा? इफ इट ऑल ऑफ दिस हैज टू बी डन व्हेन वी टच द हॉट ऑब्जेक्ट, इट मे टेक इनफ टाइम फॉर अस टू गेट बर्न। तब तक हम ये सब सोचेंगे, हमारे दिमाग में जाएगा, तब तक तो हमारा हाथ जल लेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमारा हाथ नहीं जलता। जैसे ही हम गर्म ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, हम झट से पीछे खींच लेते हैं, है ना? ये जो हमारा प्रोसेस है, rather than think about the sensation of heat, if the nerves that detect heat were to be connected to the nerves that move muscle in the simple way, the process of detecting the signal or the input and responding it by output action might be completed quickly. Such a connection is commonly called reflex arc. मतलब क्या है? यहाँ से गई इम्पल्स सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक गई? आपकी स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंची, वहीं से आपको एक सिग्नल मिल गया मोटर न्यूरॉन को कि अब अपना हाथ हटा लो। हमारे ब्रेन तक नहीं गया वो सिग्नल। ये है रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर और नॉर्मल एक्शन के अंदर फ़र्क। नॉर्मल एक्शन में क्या होता है? किसी ने आपको, वैसे आपने किसी चीज़ को टच किया तो आपके ब्रेन तक जाएगा स्टिमुलस, आपका ब्रेन सोचेगा, फिर उसके बारे में रिस्पॉन्स देगा, वो था नॉर्मल एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में ऐसा नहीं होता है, सोचना वोचना कुछ नहीं होता उसमें, सिर्फ एक्शन होता है उसके अंदर, ठीक है? तो रिफ्लेक्स एक्शन, शुड सच रिफ्लेक्शंस आर अ कनेक्शन टू बी मेड बिटवीन इनपुट नर्व एंड आउटपुट नर्व। ऐसा होता है क्या? होता होगा। द बेस्ट प्लेस ऑफ कोर्स वुड बी द पॉइंट वेयर दे फर्स्ट मीट ईच अदर। ओके, नर्व्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट इन अ बंडल इन स्पाइनल कॉर्ड ऑन देयर वे टू ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड में सारी की सारी नर्व्स जो होती हैं कनेक्ट होती हैं और फिर वो सारी की सारी मिलकर ब्रेन तक जाती हैं। यहाँ जो ये जो स्पाइनल कॉर्ड आ रही है, हमारे ब्रेन का एक्सटेंशन है, देखिए ये नीचे तक चली जाएगी। अगर हम एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं, इफ़ दिस इज़ अ ह्यूमन, अगर हम ये बनाते हैं, ये एक ह्यूमन है, अगर ये उसकी गर्दन है, तो ये हमारी यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड जाती है पूरी। ये हमारे ब्रेन का एक्सटेंशन है, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, ये पूरा हमारे ब्रेन का एक्सटेंशन है। तो ये सारी की सारी जो नर्व्स हैं, जो पीएनएस वाली नर्व्स हैं, वो सारी की सारी कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो रही हैं? स्पाइनल कॉर्ड में। और स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए वो कहाँ पहुँच जाती हैं? ब्रेन तक पहुँच जाती है, राइट? यही इसके अंदर बताया गया है। सो जो रिफ्लेक्स आर फॉर्म्ड इन द स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ, ऑल्दो द इंफॉर्मेशन इनपुट ऑल्सो गोज ऑन टू रीच द ब्रेन। ब्रेन तक पहुंचता है, थोड़ी देर बाद पहुंचता है ब्रेन तक सिग्नल। ऐसा नहीं है कि वो वाला का जो सिग्नल है जिससे कि आपको गर्म चीज़ को आपने टच किया, वो आपके स्पाइनल कॉर्ड पे एंड हो जाएगा। वो स्पाइनल कॉर्ड में उसकी नॉट बनी होती है ताकि आप उसको ब्रेन तक पहुंचने से पहले एक्शन ले सको। वो पहुंचता है बाद में। आपने देखा होगा, अगर मान लो आपको कोई गर्म चीज़ लग गई तो आपने हाथ हटा लिया, उसके बाद आप सोचते हो, क्योंकि ब्रेन तक पहुंचा वो। आफ्टर फ्यू मिनट्स, फ्यू सेकेंड्स आपके ब्रेन तक पहुंचता है सिग्नल, बट आप एक्शन ले चुके होते हो, रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो। सो ये एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना था जिसको मैं समझाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर मैं आपको रिफ्लेक्स एक्शन एंड नॉर्मल एक्शन के बीच में डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रही थी। नॉर्मल एक्शन जो होता है उसमें ब्रेन पर जाके ही प्रोसेस होगा, बट रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन पर जाकर प्रोसेस होने से पहले ही सेंसरी न्यूरॉन जो है मोटर न्यूरॉन को सिग्नल भेज देता है थ्रू स्पाइनल कॉर्ड एक्शन। ओके, तो जो रिफ्लेक्स आर है हैज इन्वॉल्व्ड इन एनिमल्स बिकॉज द थिंकिंग पैटर्न ऑफ द ब्रेन इज नॉट दैट फास्ट। इसलिए रिफ्लेक्स एक्शन को पिक्चर में आना पड़ा, क्योंकि सेंसरी जो हमारा ब्रेन का जो थिंकिंग एक्शन है वो थोड़ा सा स्लो है। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है अपना काम पहले कर देता है। So it is quite likely that the reflex action has evolved as an efficient way of functioning. तो ये एक हमारा more advanced, more evolved way of functioning है।
However, even after complex neurons network have came into existence, reflex arc continue to be more efficient for quick responses. तो जो हमारे अपार्ट फ्रॉम, अगर हम सिर्फ थिंकिंग प्रोसेस को अगर छोड़ दें तो हमारे को क्विक एक्शन के लिए थिंकिंग प्रोसेस साथ में चलता रहता है, लेकिन क्विक एक्शन के लिए हमारा रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो पिक्चर में आया था इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, वो रिफ्लेक्स एक्शन देते हैं. तो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड नॉर्मल एक्शन. तो नाउ वी विल टॉक अबाउट द ह्यूमन ब्रेन इन डिटेल. ओके, तो अगर हम ह्यूमन ब्रेन की बात करते हैं तो इज रिफ्लेक्स एक्शन द ओनली फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड? ये आप बताइए. हमने अभी बात किया कि स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलती हैं, हाथ तक गई, उसने यहाँ पे एक सेंस उठाया, सेंसरी नर्व ने यहाँ पे प्रोसेस हुआ और मोटर नर्व उसको लेके गई और आपका हाथ जो है हिलेगा. ठीक है, ये हुआ तो स्पाइनल कॉर्ड तक हुआ. तो क्या रिफ्लेक्स एक्शन ओनली फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड? ऑब्वियसली नहीं. सिंस वी नो दैट वी आर थिंकिंग बीइंग्स हैं हम, हमें पता है. तो स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ नर्व्स विच सप्लाई इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट. द थिंकिंग इन्वॉल्व्स अ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म एंड न्यूरल कनेक्शंस. तो दीज आर concentrated in brain. So which is the main coordinating center of the body, and brain and spinal cord constitute the central nervous system, जो मैंने आपको बताया था. तो हमारा central nervous system क्या है? brain है और उसका extension है spinal cord. और हमारा PNS क्या है? जितनी की सारी नर्व्स हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई हैं वो सारी हमारी PNS है. ठीक है, सारी की सारी नर्व्स जो हमारी ये PNS वाले सिस्टम की जो नर्व्स हैं ये सेंसेस लेकर आती हैं स्पाइनल कॉर्ड में, वो एक्शन लेके मोटर न्यूरॉन एक्ट करते हैं तो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म हो जाता है. लेकिन जो थिंकिंग एक्शन है उसके लिए हमारे ब्रेन तक सारे सिग्नल्स को जाना ज़रूरी है. रिफ्लेक्स एक्शन के बाद भी हमारा थिंकिंग एक्शन ऑन रहता है उसी टाइम पे भी. ठीक है. स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ नर्व्स विच सप्लाई इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट. थिंकिंग इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स. दीज आर कॉन्सेंट्रेटेड इन ब्रेन. ठीक है, they receive information from all parts of the body and integrate it, that we know. ये हमने ब्रेन का स्ट्रक्चर देख लिया. ये सेरिब्रम है, फर्स्ट फोर ब्रेन है, ये फोर ब्रेन जिसके अंदर सेरिब्रम आता है. फिर हिंड ब्रेन जो है वो मिड ब्रेन है, उस ये वाला मिड ब्रेन है. फिर हिंड ब्रेन है मेडुला और ये सेरिबेलम. तो हम जो हम एक्शन लेते हैं उसके बारे में सोचते हैं. वी ऑल्सो थिंक अबाउट आवर एक्शन. राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग चेयर, क्लिपिंग एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, ये सब, क्लैपिंग एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, ये सारे के सारे हमारे थिंकिंग वाले एक्शंस हैं जिनके बारे में हमने सोचा है तब हम वो काम करते हैं. ठीक है. सो द ब्रेन ऑल्सो हैज़ टू सेंड मैसेजेस टू मसल्स. तो हमारा जो ये जो काम करते हैं हम सोच के, तो मसल्स को हमारे एक्शन के लिए काम करता है. सो दिस इज द सेकेंड वे इन विच द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट विद द मसल्स. The communication between the central nervous system and other parts of the body is facilitated by peripheral nervous system. Consists of cranial nerves arising from the brain and spinal nerves arising from the spinal cord. ठीक है, तो cranial nerves होती हैं हमारी और spinal nerves होती हैं. दो तरीके की हमारी nerves होती हैं, ये मैंने आपको बताया. Central nervous system में क्या आ रहा है? हमारा सर, ये जो brain है, और हमारी spinal cord, पीछे जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो CNS है. हमारे पूरे बॉडी के अंदर, हमारी जो पूरी बॉडी है उसके अंदर नर्व्स गई हुई हैं फिंगर्स तक, सब जगह. वो सब क्या है? वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है. उसके अंदर जो नर्व्स निकली हुई हैं अल्टीमेटली वो जुड़ी हुई हैं हमारी स्पाइनल कॉर्ड से और हमारे दिमाग से अल्टीमेटली. ठीक है, दिमाग से और स्पाइनल कॉर्ड से हमारे वो सारी की सारी नर्व्स जुड़ी रहती हैं. तो वो हमारा क्या है? वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है. ओके. जो ब्रेन है दस अलाउज अस टू थिंक एंड टेक एक्शन बेस्ड ऑन दैट थिंकिंग. As you will expect this accomplished through a complex design with different parts of the brain responsible for integrating different inputs and outputs. तो हमारा जो ब्रेन है ये हमारी पूरी बॉडी की जो PNS जो हमारी सिस्टम है उसके थ्रू जितने भी स्टिमुलस उसको मिल रहे हैं उन सबको प्रोसेस करता है ब्रेन, और उसी के बाद प्रोसेस करने के बाद हमारे वॉलंटरी मसल्स जो है वो काम करते हैं. ओके. तो तीन मेजर पार्ट्स है ब्रेन के, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. ये हमने देख लिया. फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन इसमें क्या क्या है? सेरिब्रम है, उसके अंदर हाइपोथैलेमस है. फिर हमारा क्या है? मिड ब्रेन, यहाँ पे हमारा मिड ब्रेन है. और फिर हिंड ब्रेन है. हिंड ब्रेन में क्या है? पॉन्स है और मेडुला है, ये सब है. तो हमारे ब्रेन के तीन पार्ट्स हैं. ओके. जो फोर ब्रेन है
वो मेन थिंकिंग पार्ट है हमारे ब्रेन का। इसके अंदर क्या है, रीजन विच रिसीव सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर, जो हमारे बॉडी के वेरियस रिसेप्टर्स जो पूरी बॉडी के अंदर फैले हुए हैं उनसे जो सेंसरी इम्पल्स लेके जाता है वो हमारे फोर ब्रेन के अंदर लेके जाता है। सेपरेट एरियाज ऑफ द फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज, सुनने के लिए अलग है, स्मेल के लिए अलग है, साइट के लिए अलग है, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग एरिया हमारे ब्रेन के अंदर है। There are separate areas of association where this sensory information is interpreted by putting it together with information from other receptors। सारी की सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन उसको मिल रही होती है हमारे ब्रेन को, उन सबको वो साथ में प्रोसेस करता है। जैसे कि इस टाइम पे अगर आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो आप सुन भी रहे हैं उसको और आप उसको देख भी रहे हैं, दोनों काम आप उसको कर रहे हैं। यू कैन वॉच द स्क्रीन एंड यू आर हियरिंग बाय योर ईयर्स। ठीक है, आप उन दोनों इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं, वो आपके दिमाग के अंदर जाके प्रोसेस हो रही है और फिर आप उस पर सोच के जो भी आपके दिमाग में प्रोसेस होती जा रही है वो इन्फॉर्मेशन एक्शन लेंगे आप। तो बेस्ड ऑन ऑल दिस डिसीजन इज मेड, तो उसके बाद आप डिसीजन बनाएंगे, आपको देखनेंगे, आप या सोचेंगे कि भाई ये लेक्चर मुझे समझ में आया, यस ऐसा होता है, एंड आई विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। आप में से कुछ लोग ऐसा को लगेगा कि नहीं 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 ये बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, हमें नहीं देखना, वो भी आपका एक तरीके का एक्शन है जो आपने अपने दिमाग के अंदर सोचा है। ठीक है, बेस्ड ऑन ऑल दिस अ डिसीजन इज मेड अबाउट हाउ टू रिस्पॉन्ड, तो वो आपका रिस्पॉन्स एक्शन है। ओके, आप इस लेक्चर को कंटिन्यू पढ़ेंगे, आप इसको समझेंगे, हो सकता है एक दो चीज़ें नोट करें और वो जो इन्फॉर्मेशन है आपके दिमाग की परमानेंट मेमोरी में भी चली जाती है। ठीक है, however certain sensations are distinct from seeing or hearing, for example how do we know that we have eaten enough। अब तो ये तो हमने बात किया कि हमने कोई चीज़ देखी, हमने उस इंफॉर्मेशन को सोचा, हमारे ब्रेन तक गई, हमने फिर उसके ऊपर सोच के हमने रिस्पॉन्स किया। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि आपको ये पता चलता है कि भाई आपका पेट भर गया, अब आपको रुक जाना चाहिए। ये क्या चीज़ है? तो ये जो सेंसेशन है फीलिंग फुल इज बिकॉज ऑफ सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर। जो हमारे दिमाग के अंदर एक सेंटर है जो कि हमारी भूख के साथ जुड़ा हुआ है, वो जिस वक्त उसको सिग्नल जाएगा कि हमने खाना खा लिया, उसी वक्त हमको लगेगा कि हमने खाना खा लिया, हमारा पेट भर गया। इसीलिए बोला जाता है कि धीरे धीरे खाना खाना चाहिए, क्योंकि हमारा को जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो ज़्यादा खाने से नहीं मिलती, वो हमें उतनी देर में मिलती है। इसीलिए बोला जाता है कि भाई खाने के अंदर 15-20 मिनट लगाने चाहिए, क्योंकि 15 मिनट के बाद ही हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि हमने खाना खा लिया। चाहे आप एक रोटी को 15 मिनट में खाइए, चाहे आप 15 मिनट में 6 रोटियां खा लीजिए, तो ब्रेन को सिग्नल तो मिलेगा 15 मिनट बाद ही। तो अगर आप एक रोटी को धीरे धीरे छोटे छोटे बाइट्स करके खाते हैं तो 15 मिनट बाद आपका ब्रेन बोलेगा यस यू आर फुल, और अब आपको और खाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए जो लोगों को वेट लूज़ करना होता है उनको समझाया जाता है कि आप जो है अपना खाना धीरे धीरे खाइए, ताकि आपके ब्रेन के वो वाले हिस्से को जो भूख को कंट्रोल करता है उसको सिग्नल मिल जाए 15 मिनट में खाना खाते खाते कि आपका पेट भर गया, तो आपको वो लगेगा पेट भर गया और आप खाना छोड़ देंगे। राइट। दूसरा एक्शन है माउथ वाटर। जैसे आपने कुछ अच्छी सी चीज़ देखी तो आपके माउथ में पानी आना शुरू हो जाता है, तो ये क्या है? ये भी एक तरीके का एक ऐसा एक्शन है जो कि आपके ब्रेन को सिग्नल चला गया। सो व्हेन वी सी फूड वी लाइक विदाउट आवर मीनिंग टू, और हार्ट बीट्स विदाउट आवर थिंकिंग अबाउट इट। हमारा दिल धड़कता रहता है, हमारा खाना अपने आप डाइजेस्ट होता रहता है ना। ये सारी चीज़ों को क्या आप कंट्रोल करते हैं? आपकी ग्रोथ हो रही है क्या आप उसे कंट्रोल करते हैं? नहीं, वो चीज़ें बैक ऑफ द माइंड ब्रेन जो है हमारा कर रहा है। इनफैक्ट वी कैन नॉट कंट्रोल, हम सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमारी बॉडी दो तरीके से फंक्शन करती है, एक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होता है, एक वो वाला नर्वस सिस्टम होता है जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरा होता है ऑटोनॉमस जो हमारी कंट्रोल से बाहर है। जैसे कि हमारा दिल धड़क रहा है, हमारा खाना डाइजेस्ट हो रहा है बेड, और आप जो है आपके शरीर में ग्रोथ हो रही है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, वो सारे के सारे एक्शंस हैं। तो हम जो सांस ले रहे हैं, फूड डाइजेस्ट कर रहे हैं, तो ये जो हमारे सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन हैं, उसके साथ साथ जो हमारा बॉडी का सिस्टम इस तरीके से काम करता है जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तो ये जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के आर कंट्रोल्ड बाय मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। हमारा वॉलेंट्री एक्शंस जो हैं वो कंट्रोल करता है फोर ब्रेन, और जो इनवॉलेंट्री एक्शंस है वो हमारा मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता है। ऑल दीज इनवॉलेंट्री एक्शन इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वॉमिटिंग,
कंट्रोल बाय मेडुला इन द हिंड ब्रेन। जो हिंड ब्रेन के अंदर हमने मेडुला देखा है, ये देखिए मेडुला, ये कंट्रोल कर रहा है, ये सारे हमारे एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। थिंक अबाउट एक्टिविटीज, वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइडिंग बाइसिकल, पिकिंग अप अ पेंसिल, दीज आर पॉसिबल ड्यू टू पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन कॉल्ड सेरिबेलम, जो हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। साइकिल चलाना, बैलेंस बनाना है, तो सेरिबेलम जो हमारा छोटा ब्रेन है वो हमारे को ये कंट्रोल करता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शंस। प्रिसीजन मतलब एक्यूरेसी, आपको एकदम छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट से काम करना है, बैलेंस करना है, पोस्चर सीधा रखना है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारा सेरिबेलम करता है कंट्रोल। ओके तो ये था हमारे ब्रेन का पार्ट जिसके बारे में हमने पढ़ा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बीच में डिफरेंस, हमारी नर्व्स किस तरीके से सिग्नल पिक कर रही हैं, हमारी नर्व जब सिग्नल पिक कर ले रही हैं उसके बाद हम लोग किस तरीके से एक्शन कर रहे हैं, ये सब कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में हमने अभी तक के चैप्टर में पढ़ा था। तो ये जो टिश्यूज़ हैं, ये जो नर्वस टिश्यू है, इसकी प्रोटेक्शन कैसे हमको मिलती है। तो जो हमारा ब्रेन है ये एक डेलिकेट ऑर्गन है, बहुत डेलिकेट ऑर्गन है। अब हमारा दिमाग जो है, अगर जो भी लोग साइंस के स्टूडेंट हैं या जो डॉक्टर्स हैं उनको पता है, क्योंकि उन्होंने डाइसेक्शन करके देखा होता है कि हमारा जो ब्रेन होता है बहुत सॉफ्ट होता है अंदर से। तो हमारा जो ब्रेन है ये डेलिकेट है, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन के साथ रखना पड़ता है, क्योंकि यही है इसके अंदर से हमारी थिंकिंग प्रोसेस है। अगर हमारा थिंकिंग प्रोसेस ऑल्टर हो जाए तो क्या हम वो रहेंगे जो अभी हैं, हम नहीं। तो हमारा ब्रेन जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर आवर बॉडी, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन के साथ रहता है। वो हमारी क्रेनियल कैविटी के अंदर रहता है, मतलब हमारी जो स्कल है, इतनी मोटी हमारी बोन होती है, उसके अंदर वो रहता है। तो जो बोनी बॉक्स है ये क्रेनियल कैविटी इसको बोलेंगे, इसके अंदर जो है हमारा ब्रेन रहता है। इस बॉक्स के अंदर और ब्रेन के अंदर, क्योंकि बॉक्स जो है वो बोन हार्ड है और अंदर ब्रेन सॉफ्ट है, तो इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड भी फिल होता है जिसको सेरेब्रल फ्लूइड भी बोला जाता है। ठीक है, वो फ्लूइड किसका काम करता है, शॉक एब्जॉर्बर का। आप देखेंगे कि कहीं भी आपको सर में चोट भी लग जाती है थोड़ी बहुत, तो पहले तो हमारी स्कल जो है वो हमें बचाती है, और अगर मान लीजिए उसके बाद भी चोट लगती है हमें, तो हमारे जो स्कल के अंदर जो फ्लूइड होता है वो भी हमारे को शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। इफ़ यू रन, और देखिए ये तो हमारा ब्रेन था, और जो ब्रेन के नीचे क्या है, मैंने क्या बताया था आपको, बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड है। आप उसको फील करके देखिए, वो क्या है, वो एक हार्ड बोनी बोन है वो। तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसे इसके बीच में ऐसे गैप होता है, और ऐसे बहुत सारी जो है हड्डियाँ होती हैं वो जुड़ी होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम, जिसके बारे में हमने क्लास 9 में पढ़ा था। तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हमारी स्पाइनल कॉर्ड रहती है। तो हमारा ब्रेन क्रेनियल कैविटी में प्रोटेक्टेड है, और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में, वर्टिब्रल कॉलम के बीच में हमारी स्पाइनल कॉर्ड रहती है। तो ये तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तो हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन? We have been talking about the nervous tissue and how it collects information, sends it around the body, process information, make decision based on information and conveys decision to muscle action. यहाँ से उसने उठाया, उसको उठा के लेके गया सिग्नल को ऊपर तक, फिर वहाँ से दोबारा सिग्नल आया और मसल्स ने एक्शन लिया। इस तरीके से हमारा जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मिलके दोनों साथ में काम करते हैं। when the action or movement is to be performed, muscle tissue will do the final job. जो सिग्नल आएगा वो अल्टीमेटली मसल पर आएगा, मसल तब एक्शन लेती है। सो हाउ डू एनिमल मसल मूव? तो एनिमल मसल कैसे मूव करती है? व्हेन ए नर्व इम्पल्स रीचेज द मसल फाइबर मूव करते हैं। कैसे मूव करते हैं? सिंपलेस्ट नोशन ऑफ मूवमेंट एट द सेलुलर लेवल इज मसल सेल विल मूव बाय चेंजिंग देयर शेप। मसल कैसे मूव करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, रिलैक्स करेंगी, so they are shortened. So the next question is, how do muscle changes their shape? The answer must lie in the chemistry of cellular component. कैसे मसल चेंज कर रही है वो फिर वहाँ पे पोटेशियम और सोडियम का इंटेक, वो एक चैनल है उसका। तो मसल सेल्स हैव स्पेशल प्रोटीन्स दैट चेंजेस बोथ देयर शेप एंड देयर अरेंजमेंट इन द सेल्स। हमने मसल के टिश्यू के बारे में बात की थी, हमने बात की थी स्मूथ मसल्स की, हमने स्ट्राइटेड मसल्स की और कार्डियक मसल्स की बात की थी क्लास 9 में। तो हमने तब बात किया था कि मसल्स कैसे एक्ट कर रही हैं। जब भी मसल्स को कोई एक्शन के लिए इम्पल्स मिलेगा, कोई जब वो इम्पल्स को टच कर, मतलब मान लीजिए कोई एक्शन टच हुआ, गर्म हुआ, कुछ भी चीज़, किसी कीड़े ने काटा, तो जैसे ही वो सिग्नल ब्रेन के पास जाएगा, ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा और वापस भेजेगा सिग्नल, और यहाँ पे जो मसल है, जिस जगह पे वो एक्शन हो रहा है, वो वाली मसल काम करेंगी। ओके, व्हेन वी टॉक्ड अबाउट मसल टिश्यू क्लास 9th में,
डिफरेंट काइंड ऑफ मसल टिश्यू की हमने मूवमेंट के बारे में बात किया था, जिसमें वॉलंटरी मसल्स थी, जिसमें इनवॉलंटरी मसल्स थी। दोनों के एक्शंस के बारे में हमने बात किया था। यू कैन रीड इट फ्रॉम दैट चैप्टर। तो इसमें हमने अब तक के चैप्टर में हमने बात किया अबाउट किस तरीके से सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में काम करता है, ये हमारे रिफ्लेक्स एक्शन से किस तरीके से अलग होता है, किस तरीके से रिसेप्टर्स जो हैं वो सेंसेस को पिक करते हैं, वो हमारे ब्रेन में जाके प्रोसेस होती हैं, ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने इस पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर में बात किया है। इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट में हम कुछ और डिटेल्स के बारे में भी बात करेंगे। सो आई होप आपको इतना पोर्शन ऑफ द चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।